वेलकम टू द व्लॉग एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हो चुके 22 जनवरी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्नो है। लास्ट वीक ही काफ़ी सारी स्नो गिरी थी, करीब 40 से 60 सेंटीमीटर तक स्नो गिरी थी और काफ़ी हैवी स्नो स्टॉर्म था। तो आज हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी अब तक की कैसी रही। मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ख़त्म हो चुका है और दूसरा अभी जस्ट 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। तो ये पहला सेमेस्टर जो है मेरा कैसा गया, उसमें मुझे कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ मैंने कैसी तरह से फेस की, वो मैं आज बताऊँगा। तो बने रहिएगा और चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ कनाडा आते ही जो सबसे पहले डिफ़िकल्टी वो होती है आपको होम सिकनेस। और पहले 5-10 दिन आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, बट जैसे ही टाइम जाता है, जैसे ही आपको जो खाना खुद बनाना पड़ता है या फिर सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तब आपको बहुत ज़्यादा अपने घर की याद आती है। स्पेशली जब आपको खाना बनाना पड़ता है तब आपको घर के खाने की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि आपको सब घर पे जो माँ होती है वो खाना बनाकर पिरोसती है, देती है, सब घर पे सब तैयारी मिलता है, रेडी ही मिलता है सब। बट यहाँ क्या आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद करनी पड़ती है। तो पहली चीज़ तो वो है कि होम सिकनेस से डील कैसे करें कि मैंने कैसे होम सिकनेस से डील की थी। अभी भी होती घर की याद तो डेफिनेटली आती है, क्योंकि घर जैसा तो सुकून कहीं पे नहीं होता, घर जैसा माहौल कहीं पे आपको मिलता नहीं है। तो पहली चीज़ है कि होम सिकनेस, और उससे डील करने के लिए एक दो चीज़ ये है कि आप अपने आप को खुद बिज़ी रखें। आप जैसे ही आप आओगे तो पहले ही आपको स्टडी स्टार्ट कर रही रहेगी, फिर आपको जॉब भी ढूंढ रही रहती है। जैसे जैसे आप खुद को बिज़ी रखोगे उतनी ही आपको घर की कम याद आएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आपको घर की याद आएगी। अपनी फैमिली की याद आएगी, अपने जो इंडिया से जो फ्रेंड्स हैं उनकी आपको याद आएगी। फिर वहाँ पे जो आपको फ्रीडम मिलती थी, कहीं पे भी आप कहीं पे भी कभी भी जा सकते थे। तो फ्रीडम एक्चुअली यहाँ पर भी है, बट यहाँ सब कुछ आपको खुद ब खुद मैनेज करना पड़ता है, आपके खर्चे भी आपको खुद निकालने होते हैं। तो आप एक दो बार सोचते हो कि यहाँ जाए कि नहीं, ये खाना खाए कि नहीं, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता था। जब भी मन किया, यहाँ पर भी मन किया, खा लिया। तो होम सिकनेस से डील करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को बिज़ी कर रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जब आप कनाडा आते हो तो थोड़े दिनों में आप अपना जो टाइम शेड्यूल है वो बिज़ी हो ही जाता है, क्योंकि आपको स्टडी भी करनी होती है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी होती है। और खाना बनाना या फिर घर के सारे काम करना, उसमें सारा का सारा दिन, पूरा का पूरा दिन चला जाता है, टाइम भी चला जाता है। बट जब एट द एंड ऑफ द डे आपको याद तो आती ही है। और कभी कभी कैसा होता है कि आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता और घर पे बात भी नहीं हो पाती, तो तब आपको होम सिकनेस बहुत ही ज़्यादा फील होती है। और ये मेरे ख्याल से सबको ही होता है, और मुझे अभी भी होम सिकनेस तो फील होती है, घर की याद तो डेफिनेटली आती है। और जो दूसरी जो डिफ़िकल्टी है वो है घर ढूंढने की। तो घर तो एक्चुअली मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पहले से ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे रह रहे थे, तो मैं उन्हीं के साथ फिर मेरा जो रहने का था वो सारा सेट हो चुका था। मैं घर से सारा सेट करके ही आया था, तो उतनी दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, जब आप दूसरी कंट्री जाते हो तो आप खुद से घर ढूंढना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि घर आपको अफोर्डेबल मिलना वो भी एक चैलेंज रहता है कि आपका महीने का खर्चा बढ़ना है, क्योंकि रेंट आई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और थोड़े टाइम पहले यहाँ पे रेंट काफ़ी बड़ा है, बट जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी टाइम से एक घर में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो ओनर ने इतना रेंट नहीं बढ़ाया। बट घर थोड़ा सा अफोर्डेबल ढूंढना और घर में सारी चीज़ें मिलना, घर के आसपास सारे स्टोर्स होना, ग्रोसरीज, क्योंकि आप ग्रोसरी भी आपको खुद ही करनी पड़ती है, तो वो नज़दीक रहना, ऐसा घर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो एक डिफ़िकल्टी रहती है। और यहाँ घर ढूंढने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हो गया एक तो रेफरेंसेस। अगर आपके जान पहचान में यहाँ कोई रहता है तो डेफिनेटली आपको घर मिलने में बहुत ही आसानी रहती है। और दूसरा हो गया कि फेसबुक मार्केट प्लेस। मेरा एक फ्रेंड जो किचनर में रहता है
उसने यहाँ आने से पहले इंडिया में से ही अपना घर बुक करके रखा था, तो उसने ढूंढा था फेसबुक मार्केट प्लेस पर उसे। और तीसरा kijiji.c है। आप kijiji पे एक एप्लीकेशन आती है, उस पर अकाउंट बना के आप रेंट वाला घर भी ढूंढ सकते हो। उसमें भी अच्छे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम किचन बेसमेंट। तो यस, डेफिनेटली डिफ़िकल्टी तो आती है घर ढूंढने में, बट आपको मिल भी जाता है अगर आप ट्राई करो। तीसरी जो डिफ़िकल्टी मुझे हुई यहाँ आने के बाद वो है जॉब ढूंढना। जॉब ढूंढने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी टाइम बाद मुझे जॉब मिली। तो जब आप यहाँ आते हो तो फिर आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि जब आपको जॉब नहीं मिलती तब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि डेफिनेटली आप जब यहाँ आते हो तब आपके पास एक अमाउंट लेकर तो आते ही हो, और दूसरा एक आप GIC अकाउंट भी होता है जिसमें थोड़े पैसे भी आप जब आप यहाँ के बैंक अकाउंट एक्टिवेट कराते हो तो आपको जो पहली इंस्टॉलमेंट आती है वो $2000 वो तो रहता है। बट आपके फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहता है कि कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मैं मेरे खर्चे खुद उठाऊंगा, जो कि मुझे डेफिनेटली काम आएंगे बाद में मेरी फ़ीस कवर अप करने के लिए। तो यहाँ जो पहला जो तरीका था, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था कि कौन सी जॉब होती है और किस टाइप की जॉब होती है और आप कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हो। तो एक सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगा और जो मैंने अप्लाई किया वो है रेफरेंस। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास रेफरेंस हो, यहाँ का जो जॉब कल्चर है, यहाँ मोस्टली जो रेफरेंस से काफ़ी सारी जॉब्स मिलती है। और हमारे घर में 5-6 लोग ऐसा है कि जिनको अपनी फील्ड की जॉब रेफरेंस से ही मिली है। तो रेफरेंस एक बहुत ही काम की चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इस कंट्री में ना ही आप दूसरे लोगों को इतना जानते हो। जो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पहले से रह रहे हैं या फिर आपके कोई जान पहचान वाले हैं, उनका कोई रेफरेंस है तो वो बहुत ही बड़ी बात है, उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो जॉब ढूंढने में भी एक डिफ़िकल्टी रही थी, बहुत ही दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में, बट जब आपको जॉब मिलती है तब आपको अच्छा लगता है। और जो चौथी जो डिफ़िकल्टी है जो मुझे फेस करनी पड़ी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या फिर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ आने के साथ ही फेस करनी पड़ती है, वो है खाना बनाना और ग्रॉसरी लेने जाना। क्योंकि मैं इंडिया से ऐसा सोच के आया था कि चलो भाई खाना बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, बट यहाँ क्या पता चला कि खाना बनाने के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है कि आप क्या बनाएं। और ऐसा तो नहीं है कि आपको सारा ही कुछ खाना बनाना अच्छी तरीके से आता है, टेस्टी खाना बनाना आता है, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए जो ग्रोसरी करनी पड़ती है आपको, जिसे मालूम पड़ती है कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है कि आप कौन सी सब्ज़ी बनाएं या फिर क्या बनाएं। और ख़ास बात तो ये है कि आप रोटी कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ तो हम फ्रोज़न रोटी ही लाते हैं, बट जो आटा गूंदना होता है वो भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है कि खाना तो आपको तैयार मिल ही जाता है, जो आपकी मम्मी आपको बना कर देती है। ताज़ा गरम खाना आपको मिल जाता है। तो खाना बनाने के लिए जो आपको जो टाइम निकालना पड़ता है वो भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ चीज़ें काफ़ी दूर होती है कि ग्रोसरी स्टोर हो गया वो काफ़ी दूर होता है। बट हालांकि हमारा जो घर है वहाँ से सामने एक ग्रोसरी स्टोर है, तो हमको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट यहाँ चलना काफ़ी रह जाता है। अगर घर पे 1-2 गाड़ी हो तो भी एक अच्छी बात है। बट खाना बनाने के लिए जो आपको ग्रोसरी करनी पड़ती है काफ़ी सारी, एक सिंपल से एक सब्ज़ी भी बनानी हो तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, जो यहाँ के मालूम पड़ी कि खाना बनाना इट्स अ वेरी बिग डील। खाना बनाने से मुझे याद आया कि हमको 7th या 8th स्टैंडर्ड में एक इंग्लिश में एक चैप्टर रहता था, गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। तो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा कि मदर यानी कि माँ, जो गॉड्स बेस्ट क्रिएशन है वो है एक माँ, और माँ के हाथ का खाना भी। और जो 5वीं डिफ़िकल्टी है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है ये और ये भी। जितनी भी आपको सफ़ेद चीज़ें दिख रही है वो यहाँ एक डिफ़िकल्टी में कह लो या फिर लाइफ का एक इंटेक्ट पार्ट कह लो, वो कुछ भी आप कह सकते हो। बट यहाँ जो एक विंटर है यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। और ये जो
स्नो है। और ये जो पार्क है, मुझे अभी अभी याद है कि ये जो पार्क है वो जब मैंने मेरा पहला व्लॉग बनाया था, मैंने इसी पार्क में बनाया था। तो तब कुछ सीनरी अलग थे और अभी कुछ सीनरी अलग है। ये जो वाइट चादर कह लो या फिर स्नो कह लो, ये जब विंटर जब आती है तब यहाँ पे काफ़ी सारी ठंड होती है और काफ़ी स्नो पड़ती है। हालांकि यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ ब्रेंटन में, यहाँ मेरे दोस्त कहते हैं कि पिछले 4-5 सालों में इतनी ज़्यादा स्नो तो कभी नहीं गिरी, क्योंकि लास्ट वीक ही बहुत ही ज़्यादा स्नो गिरी थी। और लास्ट वीक में मैंने और मेरे फ्रेंड ने जब जो क्या कहते हैं कि जहाँ पार्किंग होती है वहाँ स्नो गिरी थी, तो स्नो हमने हटाई थी। तो वो स्नो हटाने में हमें काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी, काफ़ी सारी परेशानी हुई थी, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है और वहाँ स्नो हो जाती है। तो वहाँ जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो यहाँ जो है यहाँ पे भी स्नो गिरती है, बट यहाँ खुद से स्नो हटानी पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा स्नो हटाना, इतनी सारी स्नो हटाना, वो भी खुद से, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक चीज़ है। और यहाँ दूसरी एक चीज़ ये है, इसे कहते हैं ब्लैक आइस। ये जो पूरी जो बर्फ़ है ये पूरी जम चुकी है और ये है मतलब नॉर्मल आइस। तो इस पर अगर आपके पास सेफ स्नो शूज़ भी हो, बट ये जो है यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। यहाँ पे जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, वहाँ फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो अगर आपने स्नो शूज़ भी पहने हो तो भी आपको बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर यहाँ आप ठंड में गिर जाते हो तो बहुत बड़े परेशानी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ, जो एक सफ़ेद चादर सी बिछी पड़ी है, स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो है कि आप बात ही मत करो, इतनी ज़्यादा ठंड है। ये जो स्नो है वो सिर्फ़ और सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है, बट यहाँ पे काफ़ी ठंड है। और आज जो टेम्परेचर है वो है -4, और जो फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो है -12। तो यहाँ विंड भी काफ़ी होती है, तो विंड की वजह से जो टेम्परेचर है, जो फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो और भी गिर जाता है। जो एक ह्यूमन बॉडी जो फील करती है वो टेम्परेचर काफ़ी कम है। और अभी मेरे हाथ ऑलमोस्ट जम चुके हैं, काफ़ी ठंड है। और जब मैं एक और चीज़ कि जब मैं लास्ट वीक जब मैं जॉब गया था, मेरी सिक्योरिटी की शिफ्ट थी, तो उस दिन टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिरा था। और उस टाइम पर जो टेम्परेचर था वो था -22, और फील्स लाइक टेम्परेचर था वो था -33। तो उतनी ज़्यादा ठंड मैंने कभी भी टैकल ही नहीं की थी। तो वो एक उस दिन जो मेरी हालत हुई जो बहुत ही ख़राब हुई थी। काफ़ी सारे मैंने लेयर्स पहने थे। पहले मैंने शॉर्ट्स पहने थे, फिर उसके ऊपर ट्रैक, उसके ऊपर थर्मल, और फिर जाके उसके ऊपर मैंने पहना था अपना जो सिक्योरिटी का पैंट होता है वो। तो यहाँ ये जो बर्फ़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है। काफ़ी आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर भी, और स्नो थोड़ी गिर भी रही है। काफ़ी ठंड है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ आने के बाद आपको जो टैकल करनी पड़ती है। या तो फिर अब तक की जर्नी में, अब तक इतना जो टाइम का, उसमें मैंने क्या क्या फेस किया और क्या क्या आगे फेस करूँगा। एक तो होम सिकनेस जो मुझे लगता है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि घर तो घर होता है, घर की याद तो आपको आती ही आती है। दूसरी सारी काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको टैकल करनी पड़ती है। हमारे गुजराती में कहते हैं कि हॉस्टल ना लोग वो काठू है। काठू मीन्स कि दे नो कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन, दे नो हाउ टू टैकल द बैड सिचुएशन। जो पहले से ही इंडिया में या फिर कहीं पे भी हॉस्टल में जो भी लड़के या लड़की रहकर यहाँ पे आते हैं, तो उनको पता होता है कि लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे टैकल करना है, या फिर कोई बैड सिचुएशन या कोई ख़राब सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे टैकल करना है। तो दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। बट यहाँ आप अगर पहली बार घर से आप बाहर निकलते हो और अपनी जो कंट्री छोड़ के आते हो, तो उसके बाद यहाँ आकर जो एक डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी रहती है वो कुछ और ही, उसका जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी।
काफ़ी मेरे हाथ काफ़ी जम गए, मैं मेरे हाथ को फील भी नहीं कर पा रहा। तो ये जैसे कि मैंने पता कि ब्लैक आइज़, तो ये जो पूरी जो है पूरी ब्लैक आइज़ है और आजू बाजू है वो है नॉर्मल स्लो। तो ब्लैक आइज़ पे चलते टाइम काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि हम स्लिप ना हो जाओ। तो फिर चलिए फिर चलते हैं घर। और काफ़ी इतनी ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड टेक केयर।